जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आईटीआई सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो कि बम्पर भर्ती निकल का ये कौन सा है, तो BHEL इसका जो है कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पहले आ चुकी है। आप लोगों ने जो है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पे वीडियो भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने वीडियो नहीं देखा। इसमें जो है कि बहुत सारा सवाल है, क्या सर ये परमानेंट वैकेंसी है या फिर टेन्योर बेस्ड वैकेंसी है, इसका पे स्केल क्या रहने वाला, सर इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला, क्या इसमें सर जो नंबर ऑफ सीट है वो क्या मैं सब जगह अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने 2 ट्रेड से ITI किया, क्या मैं सब जगह अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर ऐसे करके बहुत सारे सवाल है बच्चों का। तो सारा सवाल को फिर मैं इस वीडियो में देखने वाला हूँ और जो है कि आपको बताऊँगा अच्छे से कि आपको किस यूनिट में कैसे अप्लाई करना है, कैसे किस यूनिट का क्या क्राइटेरिया है, आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, आपको जो है कि लैंग्वेज की वजह से क्या प्रॉब्लम हो, क्या CBT एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा, इसका जो है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी कितना होने वाला है, सैलरी कितना होने वाला है, ये सारा जो है आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, कुल मिला के इन्होंने स्टार्टिंग में जो है कि कंपनी में प्रोफाइल दिया है, आपको ये सारा अपने कंपनी के बारे में बता रहे हैं। इसमें सारा जो है कि रीजनल मार्केटिंग कितना है, क्रॉस रीजनल, ये सारा इन्होंने बताया। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे आप पहले जो है कि वैकेंसी देख लो। वैकेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ सीट जो है कि वैकेंसी के काफ़ी जाता है। तो आपको इस किस पोस्ट पर ज्वाइन करवाएंगे, तो यह निकला हुआ है कि ग्रेड 4 पे, ठीक है। कौन सा पोस्ट है, तो ग्रेड 4 पोस्ट है। आपको यहाँ पे जो कि अगर बात करें तो अलग अलग यूनिट वाइज यहाँ पे सारा वैकेंसी को देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो 7 अलग अलग ट्रेड है और जो है कि अलग अलग यूनिट मिला के टोटल जो है कि 515 नंबर ऑफ सीट है। यहाँ पे जो है कि नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो 515 सबसे ज़्यादा। अगर भूचाल अगर किसी ट्रेड में आया है कि सर किस ट्रेड में सबसे अच्छा सीट है, तो मैं तो बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा 104। क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं कि GRSC का फॉर्म आया था, तो GRSC का वैकेंसी में सारा कैटेगरी मिला के 4, यहाँ सभी यूनिट मिला के जो है कि 104 है। इसमें सबसे बेनिफिट किनको होने वाला है कि क्या ITI करके बाद अप्रेंटिसशिप किए उनको, या फिर सिर्फ ITI किए वो लोग अप्लाई करेंगे, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रेड वाइज सबसे पहला ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हैं फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और अलग अलग जो है कि आपको फंट्रीमैन करके टोटल 7 नंबर ऑफ ट्रेड दिया। सब में जो कि अलग अलग यूनिट है। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं कि शॉर्ट नेम दिया हुआ है। तो ये शॉर्ट नेम क्या है, तो शॉर्ट नेम का जिससे ऊपर में करोगे आप, तो यहाँ सारा शॉर्ट का इन्फॉर्मेशन आपको जो टोटल जो है कि कंटिन्यूस करके दिया हुआ है। अब BAP क्या हुआ, तो रानीपत जो है कि तमिलनाडु, ये यूनिट है। आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं सारा यूनिट का सीरीज दिया हुआ है। फिर सेकंड है HPVP, ये क्या है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर आपको HERP यानी कि बनारस उत्तर प्रदेश। तो अलग अलग जितना भी यहाँ पे आप नीचे में देख रहे हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट जो यूनिट का नाम है वो सारा यहाँ पे कंप्लीट जो है कि दिया हुआ आपको है। तो आपको यहाँ पे यूनिट का अगर कभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो इसको यूनिट को जोड़ देखिएगा। सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या सर मैंने 2 ट्रेड में अप्लाई ITI किया, तो क्या मैं दोनों ट्रेड से अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ या नहीं। तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि मैं आपको सारा इस वीडियो में दिखा दूंगा आपको आगे आगे। इसमें देखिए टोटल अलग अलग क्राइटेरिया वाइज, अलग अलग जो है ट्रेड वाइज यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया वाइज बटा हुआ और यूनिट वाइज। तो यहाँ पे टोटल कितना है, नंबर ऑफ सीट 515 यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है। क्या सर ये गवर्नमेंट वैकेंसी है परमानेंट, तो जी हाँ ये है परमानेंट। बहुत सारे आपको जो कि चैनल पे आपको मिल रहा होगा कि ये जो है कि मात्र 20 ईयर के लिए है, तो गलत है। आपको 20 ईयर क्या है मैं आपको भी उसमें आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। आपका देखिए इसमें सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो कि नोटिस आपको इन्होंने दिया है कि किस में, तो ग्रेड 4 में आपको जो है कि ये ज्वाइन करवाएंगे। और जब हम लोग आगे देखते हैं तो सबसे कैंडिडेट्स में भी प्लीज़ नॉट भी, यहाँ पे इन्होंने किया है कि पहले ही बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम जो है कि CBT होगा। कैसे होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और वो भी कब होगा, तो मिड सितंबर में इसका टेंटेटिव रखा गया। यानी कि मिड सितंबर में अगर टेंटेटिव है तो बहुत ज़्यादा लेट होगा, तो 3rd वीक सितंबर में इन्होंने एग्ज़ाम ले लेना है। और इन्होंने क्लियर कर दिया कि वैकेंसी 1 यूनिट 1 ट्रेड, यानी कि हमने 2, मान लो कि अगर किसी बच्चे ने 2 ट्रेड में ITI कर रखा है, इसमें तो किसी ने फिटर में भी किया है, मशीन में किया है, वेल्डर कर लिया, फिटर कर लिया, 2 ट्रेड में किसी ने ITI कर रखा, तो क्या सर दोनों ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नो। क्योंकि एक ट्रेड और एक यूनिट में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही स्टूडेंट अलग अलग यूनिट में भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपको जब भी इसको सोचना है, जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो काफ़ी सोच समझ के इसको जो कि फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो 16 जुलाई से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। मैं उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन सारा दे देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि 1 डे 1 यूनिट 1 ट्रेड एक ही में आप अप्लाई करो। यहाँ पे इस जो 3rd नंबर कॉलम में है, इसमें बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि ये क्या है सर, कि इन्होंने क्या लिखा है, एट लास्ट 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर ये मात्र क्या 20 साल ही नौकरी रखेंगे, तो रॉन्ग। ये 20 साल नौकरी नहीं रखेंगे जी। 20 साल क्या है कि आप जिस भी यूनिट में, इसका यूनिट मान लीजिए करीब 8-9 यूनिट है, तो सब यूनिट में तो है कि आप अप्लाई नहीं करोगे।
सब यूनिट में तो आपको अप्लाई करने को नहीं दे रहा। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो मैं अभी तमिलनाडु में ज़्यादा सीट है तो मैं वहाँ अप्लाई करता हूँ, और मैं रहने वाला हूँ बनारस का, फिर वहाँ से जो है कि मैं ट्रांसफ़र लेके बनारस आ जाऊँगा। और बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, मैं भोपाल में है तो भोपाल का रहने वाला हूँ और तमिलनाडु में कर रहा हूँ, या फिर किसी भी अन्य यूनिट में कर दे रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र लेके आ जाऊँगा। तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि मैं जो है कि मिनिमम आपको 20 साल एक ही यूनिट में आपको सर्विस देना पड़ेगा ग्रेड 4 लेवल पे। अगर अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ट्रांसफ़र लेना ही लेना है, अगर उन्होंने ट्रांसफ़र कर भी दिया तो आपका जो है कि ग्रेड भी नीचे कर देगा। 83 ग्रेड में आपको जो है कि कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है कि आप फिर जो कि किसी एक यूनिट से अगर दूसरे यूनिट में जाते हो तो आपका जो है कि पोस्ट को नीचे कर दिया जाएगा। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो इसका जो कि यूनिट को बहुत ही अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा बात है कि अलग अलग यूनिट का यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बांटा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे सीट है, रिजर्व किया गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए, SC ST एंड OBC सब के लिए जो कि अलग अलग यूनिट वाइज यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऊपर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे फाउंड्रीमैन का भी 4 सीट है। फाउंड्रीमैन का बेसिकली आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आपको फाउंड्रीमैन का 4 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब और भी नीचे आते हो तो इसमें जो है कि रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो कौन सा है कि आपको SC ST का अगर आप हैं क्या है, अगर आप SC ST से हैं तो आपको जो कि टोटल 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल, OBC से हैं 3 साल, और अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है कि 10 साल का छूट मिलेगा। और अगर आप PWD हैं प्लस OBC हैं तो 13 साल, ST SC हैं PWD प्लस तो आपको 15 साल आपको जो है कि यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है उसकी स्थिति में भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, प्लस आपको जो है कि आप अगर कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी। और यहाँ पे जो दिया कि सभी स्टेट का अगर आप अनरिजर्व में हैं तो अनरिजर्व वाले के लिए आपका जो है कि मिनिमम डेट ऑफ बर्थ 31/12/1989 लास्ट आपको होना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर वाले के लिए 1980, यानी कि इनको जो है कि ज़्यादा 9 साल का एक्स्ट्रा आपको 24 साल के अंतर्गत इनको छूट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत लोगों का कहना है कि सर मैं कहीं जॉब कर रहा था और हमारा जो है कि एक्सपीरियंस के बतौर पे क्या हमें रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जी हाँ, एक्सपीरियंस के बल पे भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन का इन्होंने देखा है कि जनरल के लिए अनरिजर्व एंड EWS के लिए 27, OBC के लिए 30, SC ST के लिए 32 है। क्लियर। अब अगर आप आगे देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू 7 ईयर एज रिलैक्सेशन ऑन द बेस्ड ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन प्रिसिबल फॉर्मेट। अगर आप जो है कि आपको फॉर्मेट वाइज आपको 7 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो कैसे, मैं आपको यहाँ एक जो है कि आपको बताता हूँ। मान लो आप अनरिजर्व में अप्लाई कर रहे थे, किसमें तो UR में अप्लाई कर रहे थे, आपके पास जो है कि 27 ईयर आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं BHEL में जॉब करूँ, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो। तो जी हाँ, इस पर जो है कि बहुत सारा क्वेश्चन किया गया, सारा डिटेल्स में नोटिफिकेशन आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपने किसी भी यूनिट में कहीं भी आपने एक साल का काम किया है, ठीक है, 1 साल आपने काम किया, तो आपका एक 27 + 1 28 ईयर हो गया। अगर हर साल मतलब 7 साल तक आप जो है एक्सपीरियंस को लगा सकते हो, और 7 साल का 7 ईयर का आप जो है कि एक्सपीरियंस जो है कि एज में आप फ़ायदा कमा सकते हो 7 साल। क्लियर। अब किसी का कहना है कि सर मेरा तो एज जो है कि 27 ईयर 3 मंथ हो गया और मेरे पास जो है कि 3 मंथ का जो है कि एक्सपीरियंस भी है, तो क्या मैं लगाऊंगा। तो जी नहीं, इनका कहना है, सवाल है कि मिनिमम 6 मंथ, क्या 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो काउंट होगा। अगर आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आपको एज में 6 मंथ का छेद मिलेगा। अगर आपका पास 5 साल का है तो 5 साल, 1 साल का है तो 1 साल, पर 6 मंथ पे आपको जो है कि छूट मिलेगा। मिनिमम आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना है तो 6 महीना, 3 साल का है तो 3 साल, 2 साल का है तो 2 साल, और ऐसे करके मैक्सिमम आपको 7 साल तक छूट मिलेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 27 अगर अनरिजर्व वाले हैं तो आप यहाँ पे 35 ईयर तक उनको आप लेकर चल सकते हो कि 35 ईयर तक वो BHEL में जाने को के लिए उनके पास रास्ता है। फिर वहीं ST SC से हैं अगर तो 32 साल + 7 ईयर आप इसमें जोड़ सकते हो, अगर इनके पास एक्सपीरियंस है तो। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए इतना होना चाहिए। इन्होंने एक और नीचे और प्लस इसमें जो है कि क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि आपके पास ITI होना चाहिए, 10th होना चाहिए मिनिमम, फिर उसके बाद NTC एंड ITI, ठीक है, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। अगर किसी ने SCVT से किया है, बहुत सारा होता है स्टूडेंट के SCVT से करते हैं और उसके बाद अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, ऐसा वो जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये रास्ता खुला है। बहुत से लोग हैं कि
ITI जो है कि NCVT से किया फिर अप्रेंटिसशिप किया, तो वो भी अगर बहुत से है कि सिर्फ ITI किया लेकिन अप्रेंटिसशिप नहीं किया तो वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने क्लियर कर दिया है कि मिनिमम इनको जो है कि अप्रेंटिसशिप भी होना अनिवार्य है। क्लियर। यहाँ पे जो है कि लैंग्वेज का भी रीजनल लैंग्वेज डिस्क्राइब में आप देखोगे कि रीजनल लैंग्वेज के बारे में ही बोला गया है कि आपके पास जो है कि लैंग्वेज का तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ये सब यूनिट में जो है कि आपको हिंदी और इंग्लिश तो आना ही आना है, प्लस आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आपको जानना है, तभी आप जो कि फॉर्म को अप्लाई कीजिए। जैसे कि इन्होंने ऐसा मना नहीं किया कि किसी को भी कि आप अगर अदर स्टेट के हो तो क्या आप तमिलनाडु या चेन्नई ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आप फॉर्म अप्लाई करोगे या नहीं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपके पास तीसरा लैंग्वेज भी अगर आपको आता है तो आपको वहाँ पर जो है कि अप्लाई करना, प्लस वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जानना, आप जानोगे तो आपके साथ जो वहाँ पे लोकल कम्युनिकेशन करने में आसानी होगा। क्योंकि अभी आजकल न्यूज़ भी देख रहे हो, बहुत सारा जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारा अलग अलग जो है कि राज्य में इसको मुद्दा भी चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी को लेकर, तमिलनाडु में तमिल को लेकर, तो ये सारा जो है कि इसके लिए पहले ही BHL ने इसके लिए एक जो है कि बहुत ही अच्छा सा सोच समझ के एक रीजनल लैंग्वेज का भी एक उन्होंने कॉपी पेपर एक लाइन डाल दिया। फिर आप देखते हैं कि इसमें क्या इम्प्लीमेंट ऑफ बेनिफिट, क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर जब सबसे बड़ी बात है कि बेनिफिट के लिए ही तो आदमी करता है, भैया सारा चीज़ तो मैंने देख लिया, क्या हमको पैसा कितना मिलेगा, रोकड़ा का ही तो कहानी है। तो यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिसन ग्रेड 4 के लिए उनका सैलरी की अगर बात करें तो 29,500 से लेकर 65,000 रुपये तक है। ठीक है, तो क्या है 29,500 से लेकर 65,000। तो ये जो है कि अगर आप यानी कि ज्वाइनिंग करते हो तो अलाउंस वगैरह, अदर अलाउंस वगैरह सब चीज़ मिला के आपको ऑन एवरेज जो कि 35,000 प्लस आपको जो है 35,000 प्लस जो है कि आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको होने वाली है। प्लस एज पर जो भी बेनिफिट वहाँ के लोकल स्टाफ को मिलता है जो पहले से एम्प्लॉय हैं, तो सारा आपको बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि आपको जो है कि BHL का ग्रेड 4 में आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। 2 स्टेज में कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, 2 स्टेज में। तो पहले और उसके बाद जो कि आपका मेरिट बनेगा और आपको ज्वाइनिंग का पहला जो स्टेज होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब जो है कि पहले आपको देना होगा, जब आप वहाँ से कंप्लीट करोगे तो आपको जो है कि सेकंड जो है कि आपको ये स्किल टेस्ट ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इन्होंने पहले ही क्लियर कराया कि मिनिमम आप अगर OBC इधर देखते हैं ना ऊपर में जो है कि UR एंड EWS है, तो उनको मिनिमम जो कि क्वालिफाई करने के 30 मार्क्स लाना होगा। ST SC OBC अगर है तो 25.5 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और उसके बाद इतना करना है, और CBT के बाद जो है कि स्किल टेस्ट के लिए 1:5 के रेशियो में ये लोग जो है कि बुलाएंगे। किसमें, तो 1:5 के रेशियो में हर यूनिट में, हर जगह जो है कि आपको कैटेगरी वाइज जो है कि आपको 1:5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। तो इसलिए इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जो है कि आपको यूनिट चूज़ करना, यूनिट आपको चूज़ करके ही आप जो है कि अप्लाई करना। एक फिर उसके बाद करने के बाद फिर आपका जो स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट जो कि आपका एक क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है, और आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो CBT के बल पे ही आपको बनने वाला है। क्लियर। अब इसके बाद है प्रेफरेंस ऑफ रनर अप्रेंटिसशिप। ये क्या है, तो ये जो है कि आपको एक इसमें बहुत ही अच्छा से इन्होंने क्लियर कर रखा है। अगर आप पूरा डिटेल्स को जब पढ़ोगे तो बहुत ही आपको यहाँ पे आपको अच्छा से देखने को मिलेगा। एक होता है कि हर साल अप्रेंटिसशिप होता है जो कि DGT करवाते हैं, तो उसमें जो भी भारत में फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इन दोनों के लिए जो है कि स्पेशल इन्होंने बेनिफिट दे रखा है। फर्स्ट वाला के लिए क्या है, आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, और उस फॉर्म अप्लाई में आपको अपना जो है कि सर्टिफिकेट को दिखाना है, प्लस ये भी दिखाना है कि हमें गोल्ड मेडल मिला है या सिल्वर। वो जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो भैया आपको बस जाना है, फॉर्म अप्लाई करना और पेपर देख के उसके बाद सीधे इस पे ये वाला जो आपका दिख रहे हो ना, ये पैसा उठाना है। यही नहीं, प्लस इसमें जो ग्रेड 4 प्लस 2 इंक्रीमेंट आपको लगा के मिलेगा। इतना जो आपका बेसिक बनने वाला ये प्लस 2 इंक्रीमेंट आपको लगा के मिलेगा। और जो सेकंड पोजीशन पर रनर अप हैं तो वो जो है उनको 2 इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला बैलेंस मिलेगा। तो सोच लो भैया कि जिन्होंने भी अगर अप्रेंटिसशिप में टॉप किया है, टॉपर रहा हो या रनर अप, तो उनके लिए ये सारा बेनिफिट यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। यानी कि इसको जो है कि सारा चीज़ है, बस फॉर्म अप्लाई करना, फॉर्म अप्लाई में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स फिल करना है कि हाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला या फिर रनर अप रहा। उसके बाद जो है कि आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ऐसा मिलता बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही से जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं, अच्छे नंबर से पास आउट रहते हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो इनको जो है कि पहले ही कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है। हो सकता है अभी करंट का अगर मान लीजिए 2024 का अगर कोई स्टूडेंट होंगे, 2023-24 का, उनको अभी जॉब कहीं नहीं मिला, तो उनके लिए तो ये वाला बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ना, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
अलग अलग क्राइटेरिया वाइज अलग अलग जो लोकेशन होता है वहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है कि नॉर्मल आपका होना चाहिए, बस अगर आँख में ये चश्मा भी लगा लेकिन देख पा रहे हैं सही से, आपका बॉडी में फिटनेस आप सही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको हैंडीकैप अगर है तो आपको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाना हो, ये सारा नॉर्मल इन्होंने रखा है। सबसे बड़ा जो मेन इसमें ब्लंडर है वो क्या है कि जनरल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो वो है एप्लीकेशन फ़ी को लेकर। एप्लीकेशन फ़ी कितना मांगा है भैया, तो ये एनसीएल को भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एनसीएल में आई थिंक उसी के आसपास बोल सकते हैं। एनसीएल में यूआरएन ओबीसी का मांगा था लगभग 1180 रुपये, 1180 रुपये शायद, अगर 19-20 हो तो आप चेक कर लेना, लगभग इतना इन्होंने मांगा था। अब यहीं पे यूआर ओबीसी यानी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे कितना मांगा, एग्जामिनेशन फी तो इन्होंने मात्र 600 रुपये रखा, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज प्लस जीएसटी मिला के कितना है, तो 1072 रुपये, 1072 रुपया। तो थोड़ा फॉर्म अप्लाई करने से पहले सोच लेना कि ये क्या अप्लाई देना है या नहीं देना है। अगर उतना करोगे तो फॉर्म को अप्लाई करना, और इसके लिए प्रिपरेशन भी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अब तक जो है कि SC ST PWD कैंडिडेट्स का कहीं भी कोई भी चार्ज नहीं लगता था फॉर्म अप्लाई के नाम पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, उनका फॉर्म एग्जामिनेशन फ़ी नील कर दिया, यानी कि इनको यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी तो नहीं देना है, बट इसको जो है कि प्रोसेसिंग चार्ज और GST जो है कि 772 रुपये, यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोसेसिंग चार्ज और GST जो है इनको टोटल 472 रुपये यहाँ पे लेकिन देना है। ठीक है, तो ये सारा जो है कि ये भी जान लीजिए कि ये सारा जो है कि आपको ऑनलाइन मोड में जो है कि अप्लाई करना है। फिर लास्ट में इन्होंने और इनका जो है कि बैंक डिटेल्स वगैरह जो आपका है इसको सबमिट भी करना है। जैसे आप फॉर्म जो कि किस मोड में आप कर सकते हैं, बैंक चार्जिंग वगैरह जो है कि अलग अलग आपको लगेगा। तो अलग अलग जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करते हैं तो किसी में 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, वो आपका अलग से हो गया। ये सारा जो है कि इनका इन्फॉर्मेशन है जो भी। और इसमें जो है कि सारे पेपर जितने भी ट्रेड थे सबके लिए 3 पेपर होने वाले हैं, 3 तरह के पेपर। 3 पेपर बोले तो लैंग्वेज का, जैसे हमने बोला कि हिंदी, इंग्लिश और जो है कि लोकल लैंग्वेज आपको में 3 पेपर में आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक पेपर, एक आप जो 2 लैंग्वेज मिनिमम आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है कि क्लियर इन्होंने किया है, मैं आपको दिखा दूँ, फाउंड्री मैन और इलेक्ट्रिक मैकेनिक, इनके लिए मात्र और मात्र सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो ये लोग जो कि 3rd लैंग्वेज की डिमांड नहीं कर सकते हैं, इनको पहले ही क्लियर कर दे कि इनके लिए 2 ही लैंग्वेज में पेपर होने वाला। और ये जो नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सारा है। आपको और भी जो इन्फॉर्मेशन है, और मेन जो है कि यहाँ पे इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि डायरी डिटेल्स में कि आपका जो शेड्यूल डेट है वो 16 जुलाई 10 बजे से जो कि फॉर्म भराना अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, और 12 अगस्त का रात में 12 बजे तक, लगभग 11:45 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन के लिए जो है कि इन्होंने रखा है कि 2nd वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम भी ये क्लियर करवा लेंगे। और जो एक और मैंने छोड़ दिया इधर, जो कि बहुत सारे लोग हैं कि अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि क्या सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो उनके लिए भी इन्होंने क्लियर किया है कि आपके पास 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स आ जाना चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दिखला रहे हो, जो आप अपना सर्टिफिकेट को दिखाना चाहते हो। अगर आपने मेंशन किया है कि मैं अभी रनिंग में हूँ, अभी मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, तो आपको जो है कि 1 अक्टूबर 2025 तक आपके पास वो जो है कि आपके पास आ जाना चाहिए। अगर आपके पास वो भी आने की उम्मीद है या आ सकती है तो ही आप जो है कि अप्लाई करना, वरना जो है कि उनको ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे पहले ही। और ये भी कहा है कि एज पर BHL जो है कि अपना सीट में इंक्रीमेंट कर सकते हो और डिक्रीमेंट कर सकते हो, तो आप जो है कि कोई भी कोर्ट में आप इसके लिए जो है कि पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए कि कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी सारा का सारा ऑथेंटिक है। और जो भी अगर आपको इससे रिलेटेड और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर जो है कि दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए कि इतनी अच्छी वैकेंसी और सारे के सारे आपके दोस्तों तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।